मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 5 शब्द विचार के बारे में पढ़ाया था, जो कि अधूरा रह गया था। उसका शेष भाग आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो कल हमने आपको पढ़ाया कि शब्द किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। शब्द के भेद के अंतर्गत जो उसका पहला भेद है स्रोत के आधार पर, है ना, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। आज मैं शब्द के भेद के दूसरे भेद के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है कि रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक, किसके आधार पर? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द भेद, है ना। कल हमने आपको स्रोत के आधार पर बताया था, तो स्रोत के आधार पर हमने शब्द के 5 भेद बताए थे। ठीक, और अब मैं आपको रचना के आधार पर शब्द के भेद बताने जा रही हूँ। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से? शब्द के 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। ठीक, नंबर 3 कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। अब आपको बताएंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। ठीक है, तो पहला है रूढ़ शब्द। पहला हो गया आपका रूढ़ शब्द। ठीक, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो पुराने, है ना, प्राचीन परंपरा से चली आ रही जो शब्द है, उसके अर्थ भी होते हैं, लेकिन जब उसके खंड कर दिए जाते हैं, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो क्या होता है? उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या है? एक निश्चित अर्थ, अर्थ तो उसका एक निश्चित होता ही है। एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले, है ना, एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जबकि ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि वह जो है प्रयोग में लाए ही जाते हैं, उनका एक निश्चित अर्थ भी होता है, लेकिन जब उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि पानी। अब पानी शब्द अगर है तो पा को अगर आप अलग कर दीजिए और नी को अलग कर दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घोड़ा, घो अलग कर दीजिए और डा अलग कर दीजिए, खंड करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। अब दूसरा आपका आ जाता है यौगिक शब्द। ठीक है, दूसरा क्या आता है? यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना, योग कर देना, है ना। तो यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ से जो बनता है ना। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जोड़ से बनते हैं। ऐसे शब्द जो 2
या दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, है ना, योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया क्या है? यौगिक का अर्थ होता है योग, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति, तो ये दो शब्दों के योग से बना है। कैसे? राष्ट्र प्लस पति। अब देखिए, दो शब्दों के योग से बना तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, ठीक है, और खंडित शब्दों के अर्थ भी होते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं उनके टुकड़े करने पर भी उनका अर्थ निकलता है। अब उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द, है ना। तीसरा आपका हो गया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ अर्थात योग से बने रूढ़, रूढ़ माने परंपरा, है ना, से हो गए शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ लिए प्रकट होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं और विशेष अर्थ लिए होते हैं। यौगिक होते हैं वह विशेष अर्थ लिए होते हैं, यानी कि वे अपना सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते। कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। यानी कि जो भी शब्द हम लिखते हैं वह अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह कहलाता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे दश प्लस आनंद, तो क्या हो जाएगा? सामान्य अर्थ दशानन, है ना, और विशेष अर्थ क्या हो गया इसका? सामान्य अर्थ है दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके, है ना, 10 है आनंद जिसके। ये हो गया आपका सामान्य अर्थ। कौन सा हो गया ये? सामान्य अर्थ। अब विशेष अर्थ क्या हो गया? विशेष अर्थ हो जाएगा अर्थात रावण। तो योग रूढ़ शब्द जो है वह किसकी तरफ संकेत कर रहा है? विशेष अर्थ की तरफ, रावण की तरफ, न कि सामान्य अर्थ 10 है आनंद जिसके, उसकी तरफ। ठीक, समझ में आ गया? योग रूढ़ शब्द जो है वह यौगिक शब्द तो होते हैं लेकिन वह उनका सामान्य अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। अब तीसरा आपका आ जाता है अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर तीसरा आपका आ गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हुए। कौन कौन से? एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। नंबर 1 हो गया आपका सार्थक, ठीक, और नंबर 2 हो गया निरर्थक। अब देखिए, शब्द जब हमने आपको बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो वर्णों के योग बने जिसका सही अर्थ निकलता है, यानी सार्थक अर्थ निकले। ठीक, वही सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों के सही अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द जिनका सही अर्थ होता है, कुछ न कुछ उसका अर्थ जरूर निकले, वह कहलाते हैं सार्थक शब्द। ऐसे
शब्द जिनका अर्थ निकले वे सार्थक शब्द है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकले वे सार्थक शब्द हैं। ठीक है, वे सार्थक शब्द होते हैं। अब सार्थक शब्द भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, है ना। ये 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। सार्थक शब्द के भी प्रकार हैं। कितने? 5। आपने पढ़ा है वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कौन कौन से हैं? एकार्थी यानी जो एक अर्थ प्रकट करने वाले। नंबर 2 अनेकार्थी, ठीक। फिर नंबर 3 पर्यायवाची, नंबर 3 पर्यायवाची, नंबर 4 विलोम शब्द और नंबर 5 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए एकार्थी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची एक शब्द जिनको कई नामों से बोला, जैसे मान लिया जल है, उसको पानी बोल सकते हैं, नीर बोल सकते हैं, है ना। तो वायु है, पवन, हवा, समीर, तो इस तरीके से उसके कई शब्द बन जाते हैं और लेकिन अर्थ एक ही होता है। विलोम शब्द उसका उल्टा, किसी भी शब्द का विपरीत, दिन का रात, मोटा का पतला, है ना। तो इस तरीके से श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जब शब्दों को बोला जाता है तो वह सुनने में एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न होते हैं। वह कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्नार्थक माने अलग। तो सुनने में जो एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ उनके भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब दूसरा आपका आ जाता है अर्थ के आधार पर के अंतर्गत सार्थक के बाद कौन सा शब्द? अभी हमने पहले आपको बताया है कौन सा आएगा? दूसरा निरर्थक। हम हमेशा सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वे कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक। वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जबकि हम अपने साधारण दिनचर्या में निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी सार्थक शब्दों के साथ साथ करते हैं। कैसे? पानी वानी लाओ, खाना वाना खिलाओ, है ना। तो इस तरीके से हम, जो कि पानी सार्थक शब्द है, वाणी निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं। तो इस तरीके से हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग बराबर ही करते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब चौथा आपका आ जाता है प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या आ जाता है? प्रयोग के आधार पर। चौथा आ गया आपका
प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विकारी शब्द, विकारी शब्द, और नंबर 2 हो गया अविकारी शब्द। ठीक, नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 हो गया अविकारी शब्द। विकार माने परिवर्तन, बदलाव, है ना। ठीक, ऐसे शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्दों में क्या होता है कि कोई शब्द जो है लिंग, ठीक, वचन, कारक, काल के कारण, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाए, है ना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन यानी कि विकार हो जाता है ना, विकार हो जाए, आ जाए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाए वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया लड़का, ठीक, वचन आपने बदला तो वह हो गए लड़के, लिंग बदला तो हो गई लड़की, परिवर्तन आया ना, तो वो क्या कहलाए? विकारी शब्द। फिर दूसरा आपका आ जाता है अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द के अंतर्गत ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में विकार उत्पन्न होना निश्चित है। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें जब आप लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रयोग करते हैं तो परिवर्तन आ जाना निश्चित है। तो यह क्या कहलाया? विकारी शब्द। ठीक, जैसे संज्ञा, लड़का दौड़ रहा है, ठीक, लड़के दौड़ रहे हैं, चेंज हो गया। मेरा भाई दूसरी कक्षा में पढ़ता है, मेरी बहन का नाम सीमा है, लिंग बदल दिया। यह काला कपड़ा है, यह काली साड़ी है, विशेषण हो गया। मोर नाचता है, मोरनी नाचती है, क्रिया हो गई। अब दूसरा आ जाता है अविकारी शब्द, अ प्लस विकारी, अर्थात परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द दूसरा अविकारी, है ना, अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ठीक, देखिए, चाहे लिंग, चाहे वचन, चाहे काल, चाहे कारक, कुछ भी आप जोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी चीज में जोड़ने से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द देखिए, जैसे हमने विकारी में आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, हमेशा, बाहर, बहुत, समुच्चय बोधक, जैसे अतः, परंतु और आदि, संबंध बोधक,
के तरह, के आगे, के सहित, विस्मयादिबोधक अरे, आहा, जी हाँ, निपात जैसे ई भी तो आदि। तो जिस प्रकार विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में परिवर्तन आता है, अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको पाठ 5 शब्द विचार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।